नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस में। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 7 के मैथ के दूसरे चैप्टर घातांक के अभ्यास दक्षता अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है -8 की घात 7 के गुणा रूप में लिखिए। मतलब यहाँ जो प्रश्न दिया गया है -8 की घात 7 मतलब -8 की पावर 7, इसे हमें गुणा के रूप में लिखना है, मतलब इसे हमें विस्तार रूप में लिखना है। तो हम घात जितनी बार होता है आधार को उतनी बार गुणा के रूप में लिखते हैं। तो घात 7 है और आधार हमारा 8 है, -8 है, तो -8 को हम 7 बार गुणा के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार यह -8 गुना -8 गुना -8 गुना -8 गुना -8 गुना -8 गुना -8 के रूप में होगा। ठीक है, यह 8 का गुना हम -8 का गुना हम कितनी बार करेंगे? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार हमारा यह आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है -1 की घात 999 का मान बताइए। मतलब हमें यहाँ एक संख्या दिया गया है -1 और उसकी घात है 999। ठीक है, तो यहाँ आधार का घात क्या है? विषम संख्या है। हमारा घात जो है वह एक विषम संख्या है। ठीक, और आधार जो है वह ऋणात्मक है। आधार हमारा ऋणात्मक है। तो यदि किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात यदि विषम संख्या होता है तो उसका मान भी हम जो प्राप्त करते हैं वह ऋणात्मक होता है। इस प्रकार इसका मान -1 की घात 999 होगा, और जब हम -1 को 999 बार गुणा करेंगे तो हमें उत्तर जो प्राप्त होगा वह 1 ही प्राप्त होगा, और 1 जो होगा वह हमारा वह ऋणात्मक में होगा। क्यों? क्योंकि इसकी घात जो है वो विषम है, और किसी भी संख्या की किसी भी आधार का घात अगर विषम है और आधार ऋणात्मक है तो उसका मान भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इस प्रकार हमारा आंसर -1 होगा। अब हम तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 3 की पावर 8 गुना 3 की पावर 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। मतलब यहाँ इन दोनों संख्याओं में आधार क्या है? हमारा समान है और इनके घात अलग अलग है। तो जब आधार समान हो और उनके बीच में गुना का चिन्ह होता है तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं नियम के अनुसार। तो हम यहाँ इसे 3 की पावर 8 गुना 3 की पावर 12, यह प्रश्न है हमारा। यहाँ दोनों के आधार क्या है? समान है, तो हम इसे एक बार लिखेंगे, और इनके बीच में गुना का चिन्ह है तो हमारा घात जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार यह 3 के पावर 12 8 20 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो 3 पर घातीय संकेतन लिखिए, तो 3 पर घात हमारा क्या होगा? 20 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 9 की पावर 7 भागा 9 के पावर 3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन लिखिए। मतलब यहाँ हमें आधार 9 पर इसका घातीय संकेतन लिखना है, और यहाँ दोनों का आधार क्या है? समान है, 9 है, और घात अलग अलग है, और इनके बीच में भाग का चिन्ह है। तो यदि दो संख्याओं में आधार समान हो और उनके बीच में भाग का चिन्ह हो तो उनके घात जो होते हैं वो आपस में घट जाते हैं। तो यहाँ 9 लिखेंगे आधार, और इसके घात को 7 - 3 के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार यह 9 के पावर 4 के रूप में प्राप्त होगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 8 के पावर 5 - 5 का मान बताइए। तो यहाँ 8 का पावर 5 - 5 है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो 8 के पावर क्या होगा? 0 होगा। और नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का आधार कुछ भी हो परंतु उसका घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक, नियम है कि a के पावर 0 हो तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। अब a हमारी कोई भी संख्या हो सकती है, यह पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है, और उसका मान क्या होगा? 1 होगा। जैसे अगर 2/3 की पावर 0 है तो इसका भी मान 1 ही होगा। तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न है
2 की घात 3 के होल घात 8 का आधार 2 पर घातीय संकेतन बताइए। मतलब हमें यहाँ इसे आधार 2 के रूप में हल करना है। तो 2 की घात 3 है और इसका होल घात क्या है, 8 है। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या का आधार का अगर आधार का आधार है तो हम इसे क्या करते हैं, आपस में गुना करते हैं। तो इस प्रकार यह 2 की घात 3 गुना 8 के रूप में हो जाएगा और यह 2 के पावर 8 तरीके 24 के रूप में प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7वां प्रश्न है -128 को -2 के घात के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ -128 दिया गया है और इसे हमें -2 के घात के रूप में व्यक्त करना है। तो हम -128 की जगह 128 में 2 से भाग करेंगे। ठीक है, और तब तक भाग करेंगे जब तक कि पूर्ण रूप से यह भाग ना हो जाए, या फिर इसका अभाज्य गुणनखंड की तरह हम भाग करेंगे। जैसे 2 से भाग किए 128 में तो 64 बार में भाग लगेगा, और फिर हम 64 में 2 से भाग करेंगे तो यह 32 बार में भाग लगेगा। फिर 32 में 2 से भाग करेंगे तो 16 बार में, फिर 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8 बार में, फिर 8 में 2 से भाग करेंगे 4 बार में भाग लगेगा, फिर 4 में 2 से भाग करेंगे 2 बार में, और फिर 2 से भाग करेंगे 2 में 1 बार में। इस प्रकार हम, अब देखिए यहाँ -128 है परंतु हमने भाग किस में किया है, 128 में, प्लस में, धनात्मक वाले में, और यह जो 2 जो है वह भी धनात्मक है। तो हम जब -128 का करेंगे तो यहाँ जो 2 प्राप्त हुए हैं इन्हें भी हम माइनस में लिखेंगे। तो इस प्रकार यह हो जाएगा -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2। ठीक है, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो यह देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार यह हमें -2 के घात क्या हो जाएगा, आधार तो हमारा -2 हो जाएगा क्योंकि -2 का गुना किया जा रहा है, और 2 को हमने 7 बार गुना किया है। तो इस प्रकार हमारा घात क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ कहा गया है कि -2 के घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो -2 की घात क्या होगी, 7 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8वां प्रश्न है 7/9 की घात 2 भागा 14/3 के घात 2 को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। 8वां प्रश्न है हमारा 7/9 के घात 2 भागा 14/3 के घात 2 को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। यहाँ इसे हमें हल करना है। अब देखिए यहाँ दोनों के आधार क्या हैं, अलग अलग है। तो सबसे पहले हम इस घात के आधार पर इन आधारों को बदल लेंगे। जैसे 7/9 है के पावर 2 है, भागा 14/3 का पावर 2 है। तो यहाँ घात जो 2 है वह 7 का भी घात 2 है और 9 का भी घात 2 है, क्योंकि यदि कोई संख्या a/b के रूप में है और उसका पावर m है तो इसका मतलब यह होता है कि यह a की पावर भी m है और b के पावर भी m है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें यहाँ 7 का गुना 7 में 2 बार करना है और 9 का गुना भी 2 बार करना है। तो इस प्रकार यह 7 गुना 7 और 9 गुना 9 के रूप में लिख सकते हैं, भागा इसे भी हम 14 गुना 14 बटे 3 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसे गुना कर भी हल कर सकते हैं, परंतु यहाँ भाग का चिन्ह है तो हम इसे गुना कर बड़ा नहीं करेंगे। इसे हम 7/7 गुना 7 बटा 9 गुना 9 के रूप में ही लिख लेते हैं। अब यह भाग है, भाग को हम हल करने के लिए किस में बदलते हैं, गुना के रूप में बदलते हैं। और जब भाग को हम गुना के रूप में बदलते हैं तो भाग के बाद जो भी संख्या है उसका अंश हर में हो जाता है और हर अंश हो जाता है, मतलब कि इसका व्युत्क्रम हो जाता है। तो यहाँ हम इसे 3 गुना 3 बटे 14 गुना 14 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस पूरे पद का हमने क्या किया, व्युत्क्रम कर लिया। अब देखिए 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसी प्रकार यह 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर यहाँ 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9,
फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3। इस प्रकार अंश में हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो हम सभी का गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। बटे हर में यहाँ 9 है, 9 और 1 का गुना करेंगे तो 9 एकम 9, फिर 9 में 2 का गुना करेंगे 9 दूनी 18 और 18 में फिर 2 का गुना करेंगे 18 दूनी 36। इस प्रकार इसे हल करने पर हमें आंसर 1/36 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है -4 की पावर 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, -4 की पावर क्या है, 4 है। अब यह कह रहा है किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, यदि कोई संख्या a है, ठीक, अब इसमें हम कौन सी संख्या से गुना करें कि हमारा आंसर क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक, अगर दो संख्याओं का गुणनफल 1 है तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो इसमें हम 1/a से जब गुना करेंगे तो यह a कट जाएगा और इस प्रकार हमें आंसर 1 प्राप्त होगा। मतलब यदि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है तो हम उसका उल्टा कर देते हैं। जैसे a है तो a को हम a/1 के रूप में लिख सकते हैं और जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा तो हम इसे उल्टा लिख देंगे, 1/a के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार यदि 2 है, 2/3 है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा तो हम इसे 3/2 के रूप में लिखेंगे और जब इन दोनों का गुना करेंगे तो देखिए 3 से 3 कट गया और 2 से 2 कट गया। इस प्रकार हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। अब पूछ रहा है कि -4 की पावर 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो -4 को हम -4/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी पावर क्या है, 4 है। तो जब हम इसे उल्टा करेंगे तो यह 1/-4 के पावर 4 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, यह जो संख्या है हमारा वह 1/a के पावर m के रूप में है। ठीक, अगर हम इसको a के रूप में लिखेंगे तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, तो -m हो जाएगा। तो इसे हम -4 के पावर -4 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हमने इसका क्या किया, व्युत्क्रम किया, जिससे हमारा पावर क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर -4 के पावर 4 होगा। ठीक, प्रश्न है पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 38 करोड़ 44 लाख मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारी दूरी जो दी गई है वो औसत दूरी वह 38 करोड़ 44 लाख दी गई है। ठीक, अब कह रहा है कि इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। तो किसी भी संख्या को हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में जब लिखते हैं तो वह k गुना 10 के पावर n के रूप में होता है, जहाँ k की वैल्यू 1.0 से लेकर 10.0 के बीच में होता है, जहां हम 1 को शामिल करते हैं परंतु 10 को शामिल नहीं करते हैं और n हमारी पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, तो इसे हम जब 10 के रूप 1.0 से ज्यादा जब लिखना हो तो हम इसे लिख सकते हैं 3.844 गुना 10। अब 10 के पावर हमारा क्या होगा, तो हमने दशमलव कहाँ लगाया है, 3 के बाद। तो 3 के बाद कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है। इस प्रकार हमारा मान क्या होगा, 10 के पावर 8 मीटर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। यह तो हमारा शॉर्टकट तरीका है कि हमने एक अंक के बाद दशमलव लगा लिया और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने पावर पे हमने 10 का पावर उतना हमने लिख लिया। ठीक, अगर इसे विस्तार रूप में लिखना होता तो हम इसे कैसे करते, तो जैसे इसे हम 3844 को अलग लिख लेते और यह शून्य वाले भाग को अलग लिख लेते 1 लाख के रूप में। ठीक है, अब हमें यहाँ 3 के बाद दशमलव लगाना है तो 3.844। अब इसमें हमने 3 अंकों के पहले दशमलव लगाया है, इसलिए 1 के बाद हम यहाँ 3 शून्य लिखेंगे और फिर 1 लाख अलग लिखेंगे। ठीक, अब ये हमारा k का मान हो गया 3.844 गुना 10। अब 10 के पावर n होना चाहिए, तो n में हम जितनी बार शून्य आए हैं उसको लिखेंगे। तो शून्यों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार 10 का पावर क्या हो गया, 8 मीटर हो गया। ठीक है, तो आपको जैसे सही लगे आप शॉर्टकट विधि से भी तुरंत एक बार में निकाल सकते हैं
या फिर इसे विस्तार रूप से हल कर भी सकते हैं। ठीक है। 11वां प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी, यह दूरी दी गई है जो कि मीटर में है, इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में ज्ञात करना है। ठीक है। यह एक बड़ी संख्या है जिसे हमें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में ज्ञात करना है। तो किसी भी संख्या को जब हमें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे k गुना 10 के पावर n के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां k हमारा 1 से बड़ा और 10 से छोटा होता है। ठीक है। तो हम यहाँ 94605 जो दिया गया है, इसे अगर हमें 10 से नीचे लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? 9 के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे। ठीक। 9.4605 जहां तक संख्यात्मक मान दिया गया हम वहां तक लिखेंगे। यह हमारा k की वैल्यू हो गई। ठीक। गुना 10 के पावर n, n में जो संख्या होगी वह दशमलव के बाद की कुल अंकों की संख्या होगी। जैसे यहाँ दशमलव यहाँ लगाया है हमने 9 के बाद, तो 9 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15। इस प्रकार हमें यह 9.4605 गुना 10 के पावर 15 मीटर के रूप में प्राप्त होगा। यह इसका वैज्ञानिक संकेतन होगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 के पावर 38 गुना 5 के पावर 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। ठीक है। तो इसे हल करने के बाद इसमें कुल कितने अंक हैं हमें वह बताना है। इसे 2 के पावर 38 गुना 5 के पावर 32, यह हमारा प्रश्न है, जहां हमारा आधार क्या है? अलग अलग है, और इनके घात भी क्या है? अलग अलग है। तो हम सबसे पहले 2 के घात जो 38 दिया गया है उसे हम 32 के रूप में बराबर कर लेते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 6 गुना 2 के पावर 32। हमने क्या किया? 38 को 2 भागों में बांट दिया, एक भाग हमने 6 के रूप में लिखा और दूसरा 32 गुना 5 के पावर 32। अब देखिए यहाँ हमारा इन दोनों का आधार अलग है, परंतु घात क्या है? आपस में आधार बराबर है और इनके बीच में क्या है? गुना का चिन्ह है। तो हम इसे हम 2 के पावर 6 ही रहने देंगे, गुना 2 गुना 5 के होल घात क्या लिखेंगे? 32। अब यह घात एक बार लिखा जाएगा और इनके बीच में गुना है तो हम इसे गुना के रूप में लिख सकते हैं। अब 2 के पावर 6 को जब हम हल करेंगे तो यह हमें 64 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है। 2 का हमें 6 बार गुना करना होगा और इस प्रकार हमें यह 64 के रूप में प्राप्त होगा। गुना इन दोनों का जब गुना करेंगे तो क्या होगा? 10। 10 के पावर क्या हो गया? 32 हो गया। अब हमसे प्रश्न में पूछा है कि कुल कितने अंक होंगे, मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि इसमें कुल कितने अंक होंगे। तो देखिए 64 है, तो 64 में कितने अंक है? 2 अंक है, और 10 के पावर क्या है? 32 है, तो 32 प्लस 2 कितने हो गए? 34। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए कि इसमें कुल कितने अंक होंगे। तो इसमें कुल 34 अंक होंगे। ठीक है। जब इसे हम हल करेंगे तो 64 के बाद कितने शून्य होंगे? 32 शून्य होंगे। ठीक। और इस तरह करके कुल अंक 34 हो जाएंगे। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 ग्राम दही में 10 लाख वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। 10 लाख को हमें क्या करना है? वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ k गुना 10 के पावर n के रूप में इसे व्यक्त करना है। k की वैल्यू हमारी 1 या 1 से ज्यादा होती है, 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से ज्यादा होगी, परंतु 10 से छोटी होती है। तो यहाँ हम 10 को 1.0 के रूप में लिख सकते हैं, गुना 10 के पावर क्या होगा? तो हमने दशमलव कहाँ लगाया है? 1 के बाद लगाया, तो 1 के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6, तो 10 का पावर क्या होगा? 6 होगा। इस प्रकार हमारा आंसर होगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर 6, यह हमारा आंसर होगा। ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 14 को देख लें।
14 नंबर प्रश्न है, गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ हमें बच्चों की संख्या दी गई है। बच्चों की संख्या क्या है? बच्चों की संख्या 64 है, बराबर 64। और एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में कितना समय लेता है? प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में लिया समय क्या है? 2 मिनट। ठीक, तो कुल समय क्या होगा? अगर 64 बच्चे हैं और एक बच्चा 2 मिनट का समय लेता है, तो कुल समय हमारा हो जाएगा 2 गुना 64, ठीक, मिनट। इतना मिनट हमारा कुल समय होगा। अब कह रहा है बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। मतलब इस समय क्या करना है? घात के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए 2 का, यहाँ 2 है तो 2 का पावर क्या होगा? 1 होगा। गुना 64 है तो 64 को हम 2 के रूप में कैसे घातांक के रूप में व्यक्त करने के लिए 2 के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो 2 हमने से भाग किया 32 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे 16 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे 8 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे 4 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे 2 बार में, और फिर 2 से भाग करेंगे 1 बार में। इस प्रकार हमें 64 को जब हमने 2 से भाग किया तो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, मतलब इसे हम 2 की घात 6 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमारा आधार दोनों में क्या है? समान है और घात अलग अलग है। इनके बीच में क्या है? गुणा का चिन्ह है, तो हम इनके घात को जोड़ लेंगे। इस प्रकार यह 2 के पावर 7 मिनट समय होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 15वां प्रश्न है, एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारी से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या में को मानक संकेतक के रूप में लिखिए। तो यहाँ जीवाणुओं की संख्या कितनी है? जीवाणु 2000 प्रति घन मीटर, ठीक है, प्रति घन मीटर है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है प्रश्न में कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो चूंकि एक सप्ताह में वृद्धि 100 गुना होती है, ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि 3 सप्ताह बाद, इसलिए 3 सप्ताह बाद वृद्धि बाद कुल जीवाणु, ठीक है, यहाँ जीवाणुओं की संख्या पूछी जा रही है। तो 3 सप्ताह बाद कुल कितने जीवाणु होंगे? तो सबसे पहले तो शुरुआत में उनकी संख्या क्या है? 2000 प्रति घन मीटर। अब कह रहा है कि प्रत्येक सप्ताह में वह 100 गुना की वृद्धि करता है। तो पहले सप्ताह में अगर वह 100 गुना की वृद्धि करेगा तो उसमें हमें किससे गुना करना है? 100 से। तो यहाँ सप्ताह की संख्या क्या है? 3 है, तो इसमें हमें 100 के गुना 3 बार करना होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसे मानक संकेतांक के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम इसे मान लीजिए कि 2000 को मानक संकेतांक के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 2.0 गुना 1 के बाद कितने 0? 3 जीरो। ठीक है, 2000 को अगर हमें मानक संकेतांक के रूप में, क्योंकि हमने दशमलव यहाँ लगाया, दशमलव के बाद जितने जीरो हैं उसे मैंने अलग कर लिया। ठीक, अब यहाँ 100 गुना 100 है, तो ये हमारा k का मान हो गया 2.0 गुना 10 के पावर n। अब हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो जितने शून्य होते हैं वही हमारा n होता है। तो यहाँ कितने शून्य है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो
10 का पावर क्या होगा 9 होगा और यही कुल जीवाणुओं की संख्या होगी। अतः जीवाणुओं की संख्या का मानक संकेतांक बराबर 2.0 गुना 10 के पावर 9 और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ अभ्यास के सारे प्रश्न हल हो गए। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।